in today's class we are going to start with the lymph topic. हम इस lymph topic से शुरुआत करेंगे. जैसे कि हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे, तो आप सब जानते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है, ब्लड में हमने अलग अलग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था. राइट, सेम एक और कंपोनेंट है दैट इज नोन एज लिम्फ. राइट, मैं ब्लड में से अगर आरबीसी को रिमूव कर दूं, ठीक है, अगर ब्लड में से मैं क्या कर दूं, आरबीसी को रिमूव कर दूं, तो मुझे जो कंटेंट मिलेगा उसको मैं कई हद पर लिम्फ का नाम दे सकता हूं. ठीक है, क्या सकता हूं, लिम्फ. तो स्पेसिफिकली ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. शॉर्ट फॉर्म है इसका ECF. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, ECF. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म जो है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म आते हैं ना, वो आप याद रखिए, इसके अलग बुक या जो भी है नोट्स लिखते रहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे आप इसको इजीली जो है पढ़ सकें. नथिंग एल्स. राइट, ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं. द एक्स्ट्रा, क्या लिखा है यहाँ पर, द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी कि ECF. नेक्स्ट लिखा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. तीन अलग अलग नाम दिए हैं. ECF दिया है, सेकेंड लिखा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड थर्ड इज दी टिश्यू फ्लूइड. इज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द बॉडी वेट. बॉडी वेट का 20% है. एग्जाम्पल पे लिखा है कि 14 लीटर इन अ पर्सन ऑफ 70 kg. ये एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा. अगर कोई पर्सन का वेट 70% है, 70 kg है, 70 kg है, तो उसकी पर्सन की बॉडी में 14 लीटर लिम्फ प्रेजेंट है. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20% वैल्यू. राइट, एंड दिस फ्लूइड मेनली इंक्लूड्स लिम्फ एंड प्लाज्मा. दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या इंक्लूड कर रहा है ये फ्लूइड, जो लिम्फ है, इट विल इंक्लूड व्हाट, लिम्फ एंड प्लाज्मा. दैट मीन्स लिम्फ प्लस प्लाज्मा गिव्स व्हाट, ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दैट इज लिम्फ. इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि वैल्यू क्या है, लिम्फ जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितना लिखा है यहाँ पर, 11 लीटर्स. प्लाज्मा करीबन 3 लीटर है, और ये सब मिलके हो जाता है करीबन 14 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 14 लीटर. क्लियर है. नाउ अब ये कहाँ पर फ्लो होता है, ECF जो है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है, जब लिम्फेटिक वेसल के अंदर फ्लो होता है, मूव होता है, आता जाता है. राइट, जो उसका वे है वो अगर लिम्फेटिक वेसल के अंदर हो तो उसको लिम्फ कहते हैं. नोट करिएगा, लिम्फ हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को कब कहते हैं, तब कहते हैं जब वो एक लिम्फेटिक वेसल के अंदर फ्लो करे. देन वी विल से इट एज इट इज अ लिम्फ. हम उसको क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं. समझ में आया. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन लिखिए कि ब्लड has both intracellular fluid, that is the inside blood corpuscles, and extracellular fluid, that is as plasma. तो जो ब्लड होता है उसके पास दो अलग अलग टाइप के फ्लूइड होते हैं. एक होता है इंट्रासेल्यूलर. ठीक है, दो अलग अलग फ्लूइड है यहाँ पर ब्लड के पास. एक है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड. इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड दी, इनसाइड आपको याद रखना है. तो यहाँ क्या लिखा है, इनसाइड, ब्रैकेट में लिखा है इनसाइड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं आरबीसी ले रहा हूं तो आरबीसी के अंदर भी तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, WBC में भी तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. तो अगर उसकी हम बात करें दोनों की, राइट, तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में कंसीडर हुआ. ठीक है, ब्लड में. दूसरा है एक्स्ट्रा, दूसरा के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दैट इज दी प्लाज्मा, यानी कि ब्लड कंपोनेंट, जो पूरा एक ब्लड लिक्विड है जिसके अंदर प्लाज्मा भी प्रेजेंट है और ब्लड सेल भी प्रेजेंट है. तो ये जो प्लाज्मा है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो गया, और जो ब्लड सेल है जैसे आरबीसी हो गया, WBC हो गया, उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के फॉर्म में, उसको कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. ठीक है. नाउ ICF जो होता है, दैट इज द इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है, इट विल गोइंग टू मेक अबाउट 40% ऑफ द बॉडी वेट. कितना बनाएगा, 40%, 40% बॉडी वेट बनाता है. इंट्रा सेल्यूलर
जो फ्लूइड है, यानी कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड होता है ना, ये बॉडी वेट का 40% होता है, यानी कि 28 लीटर्स इन अ पर्सन ऑफ 70 kg। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। ब्लड कितना था? ब्लड 4 to 5 लीटर आया था। लिम्फ कितना आया? 70 kg में से 1/4 लीटर। ठीक है। अब यहां बात की है स्पेसिफिकली इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, जो 40% होता है, वो कितना आया? 28 लीटर्स। वो आपने एड वगैरह देखी होगी ना, हमारी बॉडी 70% वाटर से बनती है, लिक्विड से बनती है, तो यही है सारा लिक्विड हमारी बॉडी में, राइट। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो मैक्सिमम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हम एक फ्लूइड कंसीडर करते हैं, उसको क्या कंसीडर करते हैं? फ्लूइड। तो दस ICF, दैट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इज ट्वाइस ऑफ ECF। ECF क्या है? व्हाट इज ECF? ECF क्या है? यहां लिखा है ECF क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है उसके मुकाबले ICF डबल होता है। समझ में आया? लिम्फ के अलावा, क्योंकि ये हर एक सेल का वो जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ICF जो है ब्लड सेल के अंदर का, उसमें आप RBC कंसीडर करिए, WBC कंसीडर कर लीजिए, प्लेटलेट, सारे सेल्स कंसीडर करिए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है उसको हम ICF कहते हैं। तो ये ECF से डबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द 50% ऑफ द लिम्फ इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। इंपॉर्टेंट है, जितना भी लिम्फ अवेलेबल है बॉडी में उसका 50% यानी कि आधा लिम्फ जो है लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, राइट। सो लिम्फ कंटेन्स मोर लिम्फोसाइट एंड लेस प्रोटीन इन देन ब्लड। ब्लड के साथ अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ कंपेयर करना है? ब्लड के साथ। तो अगर आप ब्लड के साथ लिम्फ कंपेयर करते हो तो प्रोटीन कम है लिम्फ में, लेकिन लिम्फोसाइट्स ज्यादा है। समझे? क्या कम है? प्रोटीन्स कम है लेकिन लिम्फोसाइट्स ज्यादा है। सो इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज ब्लड माइनस RBC। क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिम्फ को? ब्लड माइनस RBC, मतलब ब्लड में से मैं RBC हटा देता हूं, राइट। और आई कैन से प्लाज्मा प्लस WBC। प्लाज्मा प्लस WBC, में इसको ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दो चीज आपको मिल गई, इसको हम ब्लड माइनस RBC भी कह सकते हैं एंड प्लाज्मा प्लस WBC भी कह सकते हैं। नाउ लिम्फ कंटेन्स फिब्रिनोजन। अब लिम्फ में क्या प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन एंड देयरफॉर दे कैन क्लॉट लाइक प्लाज्मा। प्लाज्मा जो ब्लड का एक पार्ट है वो क्लॉट हो जाता है क्योंकि वहां पर फिब्रिनोजन है। ये फिब्रिनोजन जो है फिब्रिन को कन्वर्ट करता है, जिसमें से फाइबर्स बन जाते हैं और उसकी वजह से पूरा ब्लड जो है क्लॉट करने लग जाता है, राइट। अब उसकी वजह से, ये फिब्रिनोजन की वजह से पूरा ब्लड क्लॉट हो जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है वहां पर। अब ये फिब्रिनोजन लिम्फ में भी प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्लाज्मा की तरह लिम्फ भी क्लॉट करेगा क्योंकि वहां पर भी क्या प्रेजेंट है? फिब्रिनोजन प्रेजेंट है। ठीक है। नाउ लिम्फ डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा, यहाँ क्या लिखा है? लिम्फ डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा इन हैविंग WBC। क्या लिखा है? लिम्फ इज डिफर फ्रॉम प्लाज्मा इन हैविंग WBC एंड फ्रॉम सीरम इन हैविंग बोथ फिब्रिनोजन एंड WBC। कंपैरिजन है, ध्यान से इस कंपैरिजन को समझनी है आपको। क्या लिखा है? लिम्फ डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा। प्लाज्मा के मुकाबले लिम्फ किस तरीके से अलग है? उसके पास WBC प्रेजेंट है, उसके पास क्या प्रेजेंट है? WBC। एंड जो सीरम है उसके मुकाबले अगर आप उसको सेपरेट करो तो सीरम जो है उसके पास फिब्रिनोजन एंड WBC के मुकाबले वो क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? कंपैरिजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आई कि नहीं? अगर डाउट है तो आपको लिखना है कि डाउट है। नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? जो लिम्फ होता है, लिम्फ इट विल गोइंग टू हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज कहाँ, मतलब फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फंक्शन क्या बताया है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। ये बहुत जरूरी है। किस किस के बीच में भाई?
ब्लड एंड सेल्स या फिर टिश्यू। समझ में आया? राइट। सो लिम्फ जो होती है डेविल हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स और आई कैन से टिश्यू। नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट प्रोडक्ट्स, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट प्रोडक्ट्स also occurs through lymph, also occurs through lymph of lacteals of interstitial villi। लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या लिखा यहाँ पर? द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट प्रोडक्ट्स, जो फैट प्रोडक्ट होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है इट विल ऑल्सो अकर थ्रू लिम्फ। लिम्फ की हेल्प लेकर भी फैट प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन कैसे? लिम्फ ऑफ लैक्टियल्स, लिम्फ ऑफ लैक्टियल्स ऑफ इंटेस्टिनियल विलाई। इंटेस्टिनल जो हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आप सबको पता है उसके पास माइक्रोस्कोपिक विलाई प्रेजेंट है जो मटेरियल को मूव कराने का काम करता है। तो जो उसके वो लैक्टिल्स प्रेजेंट होती हैं उसकी हेल्प लेकर ये फैट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो सकते हैं? एब्जॉर्प्शन वहां पे भी हो सकता है। राइट। सो दिस वाज अबाउट लिम्फ और हमने यहाँ पर कंप्लीट किया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। आई होप कि आप सबको क्लियर है, कनेक्टिव टिश्यू में किसी को कोई डाउट नहीं है। सो अवर नेक्स्ट टिश्यू दैट इज नर्वस टिश्यू। अब हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू, राइट। अब नर्वस टिश्यू की बात आई है तो नर्वस टिश्यू से आपको इतना समझ में आ गया कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? नर्व सेल्स के बारे में। हमारा एक सेंसरी ऑर्गन, राइट, जो सेंस करता है। जैसे हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पीछे से कोई आके हमें टच कर रहा है, बुला रहा है कि इधर आओ, कैसे? बिना आवाज के हमें कोई टच करके बुला रहा है तो हमें जो सेंसेशन होता है ना कि हाँ पीछे से किसी ने टच किया, दैट इज ड्यू टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल एंड दैट इज द नर्व सेल, आई कैन से न्यूरॉन्स, राइट, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। सो ओरिजिन की बात करें, प्योरली ओरिजिन की बात करें तो दिस टिश्यू इज प्योरली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल आप सबको पता है, ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। जर्म लेयर आपको पता है, 3 अलग अलग जर्म लेयर आपको पता है, राइट। उसमें से जो एक्टोडर्म है सबसे बाहर का लेयर, एक्टो, उसके बाद आएगा मेसो जो मिडल लेयर है, एंड देन कम्स एंडो जो सबसे लास्ट वन आता है, राइट, इंटरनल पार्ट होता है। तो यहाँ पर नर्वस टिश्यू किसमें से ओरिजिन होते हैं? एक्टोडर्म से, राइट। नाउ द नर्वस टिश्यू फर्स्ट अपीयर्ड इन द मेंबर्स ऑफ कोइलेंट्रेटा, दैट इज द सिनिडेरिया, एंड देयर the nerve cells are non polarized। तो 2 अलग अलग वे से होते हैं, एक होता है polarized and second will be the non polarized। तो सबसे पहले जो नर्व्स बने that is non polarized, और कहाँ बने ये आपको बहुत याद रखना, that is the members of what? कोइलेंट्रेटा। एनिमल किंगडम जो हमने पढ़ा, एनिमल किंगडम पढ़ा, उसके अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग टोटल 11 सब फाइलम पढ़े थे, अलग अलग फाइलम। उसमें से एक आया था कोइलेंट्रेटा यानी कि सिनिडेरिया। उसके अंदर वहां से नर्वस टिश्यू जो है डेवलप होना शुरू होते हैं, राइट। सो नर्वस टिश्यू हैज लीस्ट रीजनरेशन पावर। व्हाट इज रीजनरेशन पावर? रीजनरेशन पावर क्या होता है? एक सेल अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, बना रहा है, रीजनरेशन। आपने रिप्रोडक्शन की जब हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 में, एट दैट टाइम हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज रीजनरेशन पावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और रिप्रोडक्शन नॉर्मल रिप्रोडक्शन जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने रीजनरेशन भी पढ़ा था, राइट। रीजनरेशन अपने आप को डेवलप करने का जो पावर है नर्वस टिश्यू के पास बहुत कम है, लीस्ट है। एक होता है लेस और एक होता है लीस्ट, मतलब बहुत कम है। वर्ड जो है उसके ऊपर फोकस करिए, यहाँ लिखा है लीस्ट, मतलब कि ज्यादा ही कम है, ठीक है। नाउ जब हम नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं, जैसे हम हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से। द सेल जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारी सेल की बात कर रहा हूं। सेम हमारा जो नर्वस टिश्यू है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज न्यूरॉन, और आई कैन से नर्व सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, नोट करिए, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू कौन है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू दैट इज न्यूरॉन, और आई कैन से नर्व सेल, राइट। द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ह्यूमन नर्व सिस्टम दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻12। कितने न्यूरॉन एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? वैल्यू लिखिए यहाँ पर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻12, दैट इज 1 ट्रिलियन, दैट इज 1 ट्रिलियन। कितनी है? 1 ट्रिलियन। क्लियर? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन,
एक न्यूरॉन सेल जो है वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में बात करनी है। तो उसके पास 3 मेजर पार्ट है। एक होता है डेंड्राइट्स, जिसको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। दूसरा होता है साइटोन, जिसको हम सेल बॉडी और पेरिकैरियन कहते हैं। एंड द थर्ड वन विल बी दी एक्सोन। 3 पार्ट क्लियर हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। टोटल उसके पास कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक इंडिविजुअल न्यूरॉन सेल जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट। 3 अलग अलग पार्ट से बनता है। कौन कौन से हैं? एक होता है डेंड्राइट्स, एक होता है साइटोन और एक होता है एक्सोन। अलग अलग पार्ट के नाम भी लिखिए। डेंड्राइट्स को हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, साइटोन को हम सेल बॉडी या पेरिकैरियन कहते हैं, राइट। अब जब नीट पे क्वेश्चन बनेगा साइटोन को लेकर, तो ऐसा नहीं पूछेंगे कि भाई साइटोन क्या है, उसके बारे में बताइए। नहीं, यहाँ आपको ट्रिकी वर्ड यूज करके वो बताएंगे, पूछेंगे पेरिकैरियन के बारे में पूछेंगे। पर आपने याद रखा होगा क्या? साइटोन। तो जब भी कोई वर्ड डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी वर्ड जैसे साइटोन आया, उसका कोई अल्टरनेट वर्ड है और अगर वो वर्ड अगर थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है, दैट मीन्स आपको उसको याद रखना है। चांसेस हाई रहते हैं, चांसेस हाई रहते हैं क्या किसके? क्वेश्चन पूछने के वहां से, क्योंकि वो पोर्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, थोड़ा अटपटा वर्ड है, तो चांसेस रहते हैं कि हाँ यहाँ से पूछ सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बोला, 2 अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। एक होता है पोलराइज, व्हाइल सेकंड वन विल बी नॉन पोलराइज, राइट। तो यहाँ अगर पोलराइज फाइबर्स की हम बात करें नर्व सेल्स की, राइट, तो इन अनपोलराइज्ड फाइबर्स द नर्व इंपल्सेस ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द साइटोन। नर्व इंपल्स यानी कि पावर इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, आप सबको पता है, राइट। जैसे कि 2 अलग अलग तरीके से हमारी जो सेल बॉडी है कम्युनिकेट करती है। हमारी सेल बॉडी 2 अलग अलग वे से कम्युनिकेट करती है। एक इंपल्सेस के फॉर्म में, दैट इज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, एंड सेकंड विल बी केमिकल के फॉर्म में। केमिकल के फॉर्म में यानी कि केमिकल कौन से, यहाँ पर हॉर्मोन्स है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है वो ये हमारी नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जो फास्ट होगी, सबसे ज्यादा फास्ट होगी। अब उसका एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक फैन लगा है, उसकी जो स्विच है ना कंट्रोल ऑन ऑफ करने वाली, वो बिल्कुल नीचे होगी आपके पास बोर्ड में। आपने स्विच प्रेस किया, जैसे ही स्विच प्रेस हुई ना तुरंत फैन चलने लग जाएगा। सोचिए इलेक्ट्रॉन कितनी फास्ट ट्रैवल करके गए होंगे उस स्विच से लेकर उस फैन के पास, ठीक है। और सेम अगर आप किसी कोने में एक ग्लास ऑफ वाटर डाल देंगे तो वहां से बहता हुआ वो दूसरे कोने में पहुंचने में टाइम लेगा, राइट। क्या लेगा? टाइम लेगा। सो नर्व इंपल्सेस जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होती है वो फास्टेस्ट होती है, राइट। कैसे मूव करती है? इट ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू साइटोन। डेंड्राइट से शुरू होती है और कहां जाती है? साइटोन। और इन दोनों के बीच में आता है एक्सोन। दैट इज फ्रॉम साइटोन टू एक्सोन। एक्सोन जो है सेंट्रल पार्ट है, जो डेंड्राइट्स सबसे पहले डेंड्राइट से आती है, साइटोन के पास जाती है, और फिर इसके बीच में एक्सोन, यानी कि साइटोन के बाद शुरू हो जाएगा एक्सोन, जो एंड हो जाएगा एक्सोन टर्मिनल के पास। एक्सोन मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, सो इट विल बी बेटर, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, राइट। नाउ द न्यूरॉन्स जो होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 अलग अलग टाइप के न्यूरॉन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, दैट विल बी यूनिपोलर। यूनि मतलब सिंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिपोलर। यूनि मतलब सिंगल, देन कम्स बाइपोलर। बाई का मतलब होता है 2, एंड देन कम्स थर्ड वन इज मल्टीपोलर। मल्टी मतलब 2 से ज्यादा, ठीक है। अब यूनिपोलर या फिर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इन सच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब कि साइटोन की बात हो रही है। सिंगल प्रोसेस मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसको पास होना है एक जगह से दूसरी जगह, एक सिंगल लाइन में वो पास होते हैं। समझ में आया? सो इन सच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स सिंगल प्रोसेसेस अराइज, दैट इज फ्रॉम सेल बॉडी टू बाइफर्केटेड इनटू फ्रॉम एक्सोन एंड डेंड्राइट। बाइफर्केट का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड हो जाना। सो सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी एंड देन इट विल बी बाइफर्केट टू फॉर्म एक्सोन एंड डेंड्राइट। एंड तो फिर आगे बाइफर्केट होगी, ये कहाँ जाएगी? एक्सोन या फिर डेंड्राइट के पास जाएगी। एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पर? एग्जाम्पल दिया है न्यूरॉन्स ऑफ डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द
स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, राइट? आपने क्लास 10th उसमें आपने ब्रेन पूरा पढ़ा, उसके बाद पूरी स्पाइनल कोड पढ़ी, उसमें आपने ये पढ़ा था कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास दो मेजर पोर्शन होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कोड। ब्रेन जो है हमारे फेस जो है पूरा, उस फेस के न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है? स्पाइनल कोड जो है उसके साथ बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है, नेक से बिलो के जो भी बॉडी का पोर्शन है, उसके सारे नर्व्स जो है, न्यूरॉन जो है, स्पाइनल कोड के साथ कनेक्टेड है। और ये स्पेसिफिक टाइप का एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करती है जिसमें वो रिस्पॉन्स देता था स्पाइनल कोड, ये आपने पढ़ा था, राइट? क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल है न्यूरॉन्स ऑफ डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड में आपने जो पढ़ा था ना, स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, उसमें रिफ्लेक्स आर्क आपने ड्रॉ किया होगा, उसमें दो टाइप के नर्व थे, एक था सेंसरी, राइट, जो सिग्नल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जा रहा था, राइट? फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम कर रहा था, जैसे कि मेरी कोई एक पर्सन है, अपना हाथ जो है वो हॉट प्लेट पे रख देता है, गरम तवे पे हाथ रख दिया, क्या होगा? फटाक से हाथ ले जाएगा। कैसे? आप सबको पता है। एट दैट मीन वाइल क्या हुआ, हाथ रखते ही तुरंत हाथ ले लिया, उसके बीच में जो माइक्रो सेकेंड का गैप रहा ना, उस गैप में उस हाथ ने ये पूछ लिया, किसको किसको पूछा? स्पाइनल कोड को, कि यहाँ ऐसी सिचुएशन है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। वहां के जो सेल्स है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, राइट? और स्पाइनल कोड इतनी ही फास्ट रिस्पॉन्स से उसको बता देती है कि आपको क्या करना है। तो यहां पर एक वन वे होता है, एक टू वे होता है। एक सिग्नल जो फिंगर से लेके जा रहा स्पाइनल कोड के साथ, दैट इज कंप्लीटली वन वे। समझ में आया? तो ये जो डोर्सल रूट है गैंग्लियन के, दैट इज अ टाइप ऑफ सिंगल प्रोसेस, जो एक टाइप की प्रोसेस यूनिपोलर दिखाते हैं, ठीक है? सेकेंड जो है बाइपोलर की अगर मैं बात करूं, तो बाइपोलर में क्या हो रहा है? So in such type of neurons, two processes, that is one dendrite and one axon. यहाँ दो अलग अलग प्रोसेस है। पहली वाली में यूनिपोलर था, that is from cell body only, सेल बॉडी यानी कि साइटोन से ही काम हो रहा था। अब बाइपोलर आया तो यहाँ पर डेंड्राइट भी है एंड एक्सोन भी है, राइट? सो टू प्रोसेसेस, वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि साइटोन में से दो चीज आती है, एक एक्सोन और एक डेंड्राइट आती है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल दिया है, न्यूरॉन्स ऑफ रेटिना एंड मेम्ब्रियस लेब्रिंथ, दैट इज इंटरनल ईयर। हमारा जो ईयर है उसका जो इंटरनल पार्ट है उसको बोलते हैं लेब्रिंथ, उसकी मेम्ब्रेन्स। और रेटिना का जो न्यूरॉन है वो बाइपोलर होता है। क्लियर? डायग्राम देखते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो फर्स्ट वन न्यूरॉन्स है दैट इज दी सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। पहला जो न्यूरॉन आपके सामने है दैट विल बी दी सूडो। अब इसमें क्या है? सूडो मतलब वन प्रोसेस। इसमें क्या है? इस वाले न्यूरॉन में एक सिंगल प्रोसेस हो रही है, जबकि सेकेंड जो है दैट इज दी बाइपोलर वन। सेकेंड बाइपोलर, तो ये यहाँ साइटोन प्रेजेंट है, बाइपोलर है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ से भी प्रोसेस हो सकती है। लेकिन अगर आप मल्टीपोलर की बात करें, मल्टीपोलर में क्या होता है? देखो इस वाले में तो वो एक से ज्यादा प्रोसेस करता है, एक से ज्यादा प्रोसेस करता है। यानी कि मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो सच न्यूरॉन्स दे आर हैविंग वन एक्सोन इन टू और मोर डेंड्राइट्स। एक एक्सोन प्रेजेंट है और उसको दो से ज्यादा क्या प्रेजेंट है? डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। सो मोर देन 99% ऑफ द न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर। यानी कि हमारी बॉडी में जो 1 ट्रिलियन प्रेजेंट है, वो 1 ट्रिलियन जो न्यूरॉन्स है ना, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपोलर होते हैं। सो द न्यूरॉन्स आर सराउंडेड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ सराउंडिंग सेल्स। अब जो हमारे सेल्स होते हैं ना, यहाँ इंपॉर्टेंट आपको क्या रखना है कि भाई हमारी बॉडी में 99% जो न्यूरॉन होते हैं दे आर ऑफ मल्टीपोलर टाइप, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के सपोर्टिंग सेल्स से या फिर पैकिंग सेल से सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं।
पैकेजिंग सेल्स, पैकिंग सेल कहते हैं, या फिर सपोर्टिंग सेल्स है, घिरे हुए होते हैं, उसको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं? तो उसको स्पेसिफिकली कहते हैं न्यूरोग्लिया। क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया। किसको? ऐसे सेल्स जो जो न्यूरॉन्स है उसके आसपास रहते हैं, सपोर्टिंग सेल्स, पैकिंग सेल्स, उसको क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया। नाउ द नंबर ऑफ ग्लिया सेल्स, अब ये इसके कितने नंबर हो सकते हैं जो गिरे हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज 30 to 40 टाइम्स द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। जितने भी न्यूरॉन्स है उससे भी 30 से 40 नंबर ज्यादा, 30 से 40 टाइम्स हायर नंबर होते हैं किसके? न्यूरोग्लिया के। बट दे आर so small that they make up only half of the volume of the neural tissue. बट ये इतने स्मॉल होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हाफ पोर्शन बना सकते हैं, ओनली हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। जितना भी न्यूरल टिश्यू का वॉल्यूम है उससे आधा ही बनेगा, लेकिन नंबर तो ज्यादा है ना, लेकिन इसकी साइज जो है इतनी स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि टोटल न्यूरल टिश्यू का हाफ जितना पोर्शन है उतना ही ये न्यूरोग्लिया से बनता है, जबकि नंबर जो है न्यूरोग्लिया सेल के वो न्यूरल टिश्यू के मुकाबले ज्यादा है कंपैरिजन में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द ग्लिया सेल्स अराउंड द न्यूरॉन्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, दैट इज नोन एज स्वान सेल्स। एक और डेफिनेशन आई, स्वान सेल्स किसको कहते हैं? स्वान सेल्स किसको कहते हैं भाई? ऐसे ग्लिया सेल्स जो न्यूरॉन्स के सराउंडिंग में है, लेकिन कौन से न्यूरॉन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, राइट। अब आपको बता दूं भाई, नर्वस सिस्टम क्लास 10 में आपने पढ़ी थी, दो अलग अलग नर्वस सिस्टम पढ़ी थी, एक थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन वाज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस। क्या है ये? पीएनएस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आसपास जो ग्लिया सेल्स होते हैं that is known as what? Swan cells. स्पेसिफिक नाम दिया है उसको, क्या नाम दिया है? स्वान सेल्स। क्लियर? जबकि सीएनएस जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसके आसपास जो सेल्स होते हैं ग्लिया सेल्स, वो तीन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसको तीन अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। क्या क्या टाइप्स दिए गए हैं? सो द फर्स्ट वन एस्ट्रोसाइट्स, सेकेंड माइक्रोग्लिया एंड द थर्ड वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। भाई नर्वस सिस्टम दो टाइप की, राइट। कौन कौन सी? अब देखो, क्लियर कट अगर हम बात करें तो क्लास 10th में आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, जिसमें आया तक भाई हमारे ह्यूमन जो है उसकी नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम दो अलग अलग टाइप की है, राइट। अब वो दो अलग अलग टाइप कौन कौन से, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, यानी कि CNS, और द सेकेंड वन जो था that will be the PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। ये पढ़ा था। जो CNS थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें दो पोर्शन आते थे, एक आता था ब्रेन और दूसरा आता था स्पाइनल, एंड द रिमेनिंग पोर्शन जो है बॉडी के सेल्स वो किस में आते थे? PNS में, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते थे। ठीक है। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है उसके जो ग्लिया सेल्स है, कौन से? ग्लिया सेल्स, राइट, उसको कहते हैं स्वान सेल्स। क्या कहते हैं उसको? स्वान सेल्स। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके आसपास के जो ग्लिया सेल्स है उसको एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप्स एंड फंक्शन। क्लियर है? वो इसके टाइप्स और स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब वो कौन कौन से, क्या क्या है, कौन है, क्या है, कैसे, उसकी बात करते हैं, राइट। तो एस्ट्रोसाइट्स नंबर 1 क्या है? दीज आर स्टार शेप्ड सेल्स। भाई शेप देख लो इसका, स्टार, नोट करिए, स्टार शेप्ड सेल्स है एंड इट विल फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। अंडरलाइन करिए इस वर्ड को, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है? ब्लड एंड ब्रेन के बीच में बैरियर का काम करता है, कौन? एस्ट्रोसाइट्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड टू द ब्रेन। ब्लड से ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन किसका भाई? न्यूट्रिएंट्स का। कौन आया यहाँ पर? एस्ट्रोसाइट्स। किसमें? ब्लड और ब्रेन, यानी कि हम बात कर रहे हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्लियर? एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोग्लिया। दीज आर फेगोसाइटिक सेल्स and remove debris from the nervous system.
डेब्रिस क्या होती है? डेब्रिस क्या होती है? क्या आप जानते हो डेब्रिस क्या होती है? डेब्रिस मतलब कचरा। डेब्रिस का मतलब क्या होता है? कचरा, अनवांटेड पार्ट्स। जैसे कि कोई सेल्स जो है, फॉर एग्जांपल कोई सेल्स किल हो गया, मर गया, सुसाइड कर लिया, कुछ भी हो गया उस सेल्स का, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो क्या वो हर एक टुकड़ा वहां प्रेजेंट नहीं होगा? उस जगह पर तो प्रेजेंट होगा ना, राइट? तो वो क्या है? डेब्रीज। जैसे कि आपको पता है आरबीसी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई 120 दिन की लाइफ साइकिल है उसकी। उसके अलावा बाकी के दूसरे सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, 4 घंटे की लाइफ साइकिल है, 8 घंटे की लाइफ साइकिल है, 10 घंटे की लाइफ साइकिल है। तो उसके बाद वो मर तो जाएंगे ना, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो डिस्ट्रॉय होना मतलब वो सेल अपने आप को छोटे छोटे पोर्शन में क्या कर लेगा? कट कर लेगा, या फिर पूरा का पूरा डेड हो जाएगा। तो इसकी डेब्रीज यानी कि उसकी जो छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे, अगर तो जो पार्ट रहेंगे बचे हुए उसको कहते हैं सेल डेब्रीज। उसको रिमूव करने का काम माइक्रोग्लिया करता है, एक टाइप का फेगोसाइटिक सेल से। अब बात आती है फेगोसाइटिक सेल है मतलब उसको हम क्या कहते हैं? फेगोसाइट्स कहते हैं। और ये फेगोसाइट कौन सी प्रोसेस करते हैं? फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं। और ये फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस का मतलब होता है एंगल्फमेंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस, वांटेड और अनवांटेड। फॉर एग्जांपल, आपने अमीबा के बारे में सुना होगा, क्लास 10th में अमीबा के पे क्वेश्चन बन के आता था, हाउ अमीबा ऑब्टेन इज फूड। वो अपने सुडोपोडिया फैलाता था, राइट? देखिए यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया, ये अमीबा है। फिर धीरे धीरे यहाँ से वो अपना जो है ना, ये अमीबा है, अब इसको वैक्यूल प्रेजेंट है और ये वाला फूड आया यहाँ पर, ये फूड है तो उसको अब फूड चाहिए, तो क्या करेगा? फॉल्स फीड बनाएगा भाई, ये ऐसे करके कुछ फॉल्स फीड बनाता है, राइट? और वो उस फूड को एंगल्फ करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? सुडोपोडिया। तो ये प्रोसेस जो है एंगल्फमेंट में वाली, उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। लिखिएगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस, जिसके अंदर हार्ड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल को एंगल्फ किया जाता है। उसके सामने एक और प्रोसेस है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब एंगल्फमेंट ऑफ लिक्विड मटेरियल। अगर जो मटेरियल वो एंगल्फ कर रहा है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। प्लीज नोट दैट थिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया कि फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस क्या होता है। अब ये हो गया फंक्शन फेगोसाइटोसिस वाला, किसका? माइक्रोग्लिया का। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। थर्ड, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दे सिक्रीट माइलिन शीटेड। अब ये क्या सिक्रेट करता है? माइलिन की शीट सिक्रेट करता है सराउंडिंग या फिर अराउंड मेनी नर्व फाइबर्स टुगेदर। अब न्यूरॉन्स में भी दो होते हैं, एक होते हैं माइलिन शीट प्रेजेंट वाले, दूसरे होते हैं माइलिन शीट एब्सेंट वाले। तो प्रेजेंट वाले को बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जो दूसरा जिसके पास माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्लियर? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। आई होप आप सबको समझ में आया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। किसकी बात करनी है हमें? स्ट्रक्चर की। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। या न्यूरॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि न्यूरॉन 3 मेजर पोर्शन से बनता है, जिसमें एक आएगा साइटोन, एक क्या आएगा? साइटोन। एक आएगा डेंड्राइट्स, एक होगा डेंड्राइट्स, एंड द नेक्स्ट विल बी दी एक्सोन, थर्ड वन विल बी एक्सोन। 3 हो गया, साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। साइटोन और उसको कहते हैं सेल बॉडी। देख रहा है आपको सेल बॉडी पूरी। साइटोन और सेल बॉडी कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स, राइट? अब ये जो साइटोन सेल बॉडी है उसमें ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स मिलेंगे आपको, जिसको साथ इसके साथ राइबोसोम्स जो है उसके साथ कॉम्बिनेशन में
RER प्रेजेंट है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज नोन एज नीजल्स ग्रेन्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज नीजल्स ग्रेन्यूल करके, तो आपको पता होना चाहिए। ये रही नीजल्स ग्रेन्यूल, दिख रही है आपको, इट इज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नाउ सच ग्रेन्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द डेंड्राइट्स बट एब्सेंट इन एक्सोन। अब ये ग्रेन्यूल जो है कहाँ, डेंड्राइट्स में प्रेजेंट हो सकती है यहाँ पर, लेकिन एक्सोन में तो कंप्लीटली एब्सेंट रहेगी। दे हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, एज आप सबको पता है कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पे होता है, इसलिए राइबोसोम से बनी हुई है, और राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है। आप सबको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप की होती है, एक होती है रफ, यानी कि जिसके ऊपर सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, ओके। और राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। यहाँ राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है, राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ नीजल्स ग्रेन्यूल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूरॉन्स। क्या लिखा यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, न्यूरॉन्स। क्या, प्रेजेंस ऑफ नीजल्स ग्रेन्यूल, नीजल्स ग्रेन्यूल जो प्रेजेंट होती है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूरॉन्स, राइट। नेक्स्ट, the centrosome is absent in the cytosol and hence the neurons cannot divide। भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखनी है आपको। न्यूरॉन्स जो है दे कैन नॉट डिवाइड, वो अपनी कॉपी नहीं डिवाइड कर सकते। रीजन क्या है, सेंट्रोजोम एब्सेंट है, सेंट्रोजोम एब्सेंट है। सेंट्रोजोम डिवीजन का काम करता है ना, फंक्शन सेल डिवीजन में आया था। क्या है सेंट्रोजोम, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सेंट्रोजोम के बारे में। आप क्वेश्चन बनेगा भाई सेंट्रोजोम जो है उसके बारे में डिटेल में कब पढ़ेंगे, सेल नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन 8th क्लास 9th क्लास में भी तो सेल आया था, राइट, तो वहां पे भी सेंट्रोजोम आया था ना। तो सेंट्रोजोम जो है स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनल है विच सर्व्स एज द मेन माइक्रोट्यूब्यूल दैट इज ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स फॉर द एनिमल सेल, जो डिवीजन में हेल्प करती है एनिमल सेल में, जो यहाँ पर एब्सेंट है, और इस एब्सेंट की वजह से ये सेल डिवाइड नहीं हो सकता है। क्लियर, द साइटोप्लाज्म and the cell membrane of axon are known as exoplasm and exolema respectively। cytoplasm of the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन जो है एक्सोन, जो ये एक्सोन है उस एक्सोन का जो एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म, क्योंकि एक्सोन में प्रेजेंट है, राइट। और एक्सोन जो है दैट इज नोन एज एक्सोलेमा। द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, साइटोप्लाज्म को कहते हैं एक्सोप्लाज्म, और जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं एक्सोलेमा। क्लियर है, बाकी अलग अलग सेल है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट, अलग अलग नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, फिर साइटोप्लाज्म हो गया, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं रिस्पेक्टिवली। क्लियर, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, क्या क्या प्रेजेंट है। मेजर है साइटोन दैट इज द सेल बॉडी, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट नीजल्स ग्रेन्यूल, ये वाली नीजल्स ग्रेन्यूल है, और ये बाकी का साइटोप्लाज्म है, उसमें दूसरे मटेरियल भी प्रेजेंट हो सकती है, बात कर रहा हूं मैं एक्सोन की। डेंड्राइट की बात करें तो देखिए आउटर सरफेस पोर्शन है, राइट, इसके अंदर भी देखो यहाँ पर नीजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कनेक्टेड होता है हमारे एक्सोन के साथ, जो एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एक्सोन का, राइट, समझ में आया। और इसके एंड में आएगा टर्मिनल दैट इज द एक्सोन टर्मिनल, और उसके ऊपर आपको बटन्स देखने को मिलेंगे। बटन्स मतलब वो स्विच ऑन ऑफ वाले बटन नहीं, मतलब जहां से एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होता है, सिग्नल पास होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक्सोन जब साइटोन के साथ कंबाइन होता है उस नेक वाले पोर्शन को बोलते हैं एक्सोन हिल्लोक। क्या बोलते हैं, एक्सोन हिल्लोक। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्सोन के ऊपर आपको एडिशनली सेल्स देखने को मिलेंगे जिसको स्वान सेल्स कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट। स्वान सेल्स के बारे में द
glia cells that is surrounding neurons of periphery nervous system that is known as Schwann cells. ये present है Schwann cells देखो, right? Apart from that exoplasm यानी कि cytoplasm जो present है एक्सोन का उसको exoplasm कहते हैं. Apart from that यहाँ न्यूरिलेमा एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है and so on. जैसे कि दो स्वान सेल है, दो स्वान सेल के बीच में जो गैप नोड बनती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर. ये रणवीर कपूर नहीं है, ना ही रणवीर सिंह है, ये नोड ऑफ रणवीर है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यानी इंटरनोड प्रेजेंट है एंड सो ऑन. तो ये हो गया CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन, और इस साइड वाला पोर्शन जो यहाँ से डिवाइड किया गया है ये वाला हो गया PNS पेरिफेरी नर्वस सिस्टम का पोर्शन हो गया. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ओलिगो डेंड्रोसाइट्स यानी कि ग्लिया सेल भी प्रेजेंट होते हैं. अटैचमेंट आप देख सकते हैं. ये पूरा एक डिटेल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, मल्टीपोलर न्यूरॉन. और आप सब जानते हैं जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है वो मैक्सिमम ज्यादातर देखने को मिलते हैं राइट सेल के अंदर. क्लियर हो गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ द लॉन्ग फाइबर दैट इज एग्जांपल एक्सोन और डेंड्राइट. राइट. लॉन्ग फाइबर एग्जांपल क्या दिया यहां पर, एक्सोन और डेंड्राइट में बी ग्रे. क्या दिया है, दैट में बी ग्रे और व्हाइट. बच्चों दो कलर दिया है, ग्रे या व्हाइट. दे में बी ग्रे दैट इज नॉन माइलिनेटेड. अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, ये वाली, ये जो है, अगर ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर तो नॉन माइलिनेटेड हुआ और वो ग्रे इन कलर होगा. लेकिन अगर ये माइलिन शीट प्रेजेंट है तो व्हाइट होगा वो कलर. ठीक है, जिसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं. राइट. The myelin sheet that is in PNS peripheral nervous system is going to secreted by the Schwann cells. देखो यहाँ Schwann cells प्रेजेंट है ना, ये Schwann cells क्या सिक्रेट करते हैं, माइलिन शीट सिक्रेट करते हैं. एंड दैट इज द माइलिनेटेड फाइबर्स आर आल्सो नोन एज मॉड्यूलेटेड फाइबर्स. अब ये माइलिन शीट जो है उसमें आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे एंड दैट फाइबर्स आर नोन एज माइलिनेटेड फाइबर्स. एंड दैट माइलिनेटेड फाइबर जो है उसका दूसरा नाम है मॉड्यूलेटेड फाइबर. तो हेंस इसका सेकंड नाम क्या बना, मॉड्यूलेटेड फाइबर्स. द कवरिंग formed by Schwann cells around axon that is known as न्यूरिलेमा. इसकी बात कर रहा हूं मैं, कवरिंग. द कवरिंग formed by Schwann cells. ऐसी कवरिंग जो Schwann सेल से फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा. कहाँ प्रेजेंट है, ये रही. क्लियर है, न्यूरिलेमा. सराउंडिंग में पूरा सराउंडिंग है. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में. नाउ ड्यू टू डिसकंटिन्यूस माइलिन शीट अराउंड एक्सोन, हमने क्या दिखा यहाँ पर, माइलिनेटेड फाइबर में डिसकंटिन्यू फॉर्म में थी माइलिनेटेड शीट. सो द फाइबर्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड. तो आपको वहां पर नोड्स भी देखने को मिली एज वेल एज इंटरनोड भी देखने को मिली. राइट. एट दी नोड, जो नोड प्रेजेंट थी, एट नोड्स द माइलिन शीट इज एब्सेंट बट न्यूरिलेमा इज प्रेजेंट. जहां नोड्स थी, जहां नोड्स एंड हो रही थी वहां पर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट थी, लेकिन आपको न्यूरिलेमा जो था वो मिला था. ठीक है. अब इनको इंडिविजुअल देखते हैं. एक बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गैंग्लिया. गैंग्लिया क्या है, द गैंग्लियन इज अ ग्रुप ऑफ साइटोन्स और सेल बॉडीज. गैंग्लिया किसको कहते हैं, गैंग्लिया किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए. The ganglion is a group of cytons or cell bodies. Apart from that, in brain यानी कि CNS, such groups of cytons is known as nuclei. क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियाई. गैंग्लिया की बात हो रही थी. अब बात करते हैं नर्व्स की. The nerves is a group of axon. Mainly एक्सोन का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं. In brain, such group of axons is known as tract. तो गैंग्लिया अगर ब्रेन में प्रेजेंट है ग्रुप में तो उसको न्यूक्लियाई कहते हैं. नर्व प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैक्ट कहते हैं ग्रुप. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व की बात करें तो द आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ द नर्व सेल, राइट, दैट इज नोन एज इपिन्यूरियम. लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व दैट इज द आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ द नर्व सेल, दैट इज नोन एज एपिन्यूरियम. क्या कहते हैं उसको,
एपिन्यूरियम। एंड देयर आर सेवरल बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स एम्बेडेड इन द एपिन्यूरियम। काफी सारे इसके बंडल्स न्यूरॉन्स की जो है उसमें एम्बेडेड है। सारे बंडल्स जो होते हैं उसको हम फेसिकुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फेसिकुलाई। देखिए अगर हम इसको देखेंगे कुछ इस तरह के हैं। देखो ये यूपिन्यूरिया है, राइट नाउ। अब यहाँ पर क्या लिखा है? यूपिन्यूरियम तो आपको समझ में आ गया, आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ द नर्व सेल दैट इज नोन एज एपिन्यूरियम। देखो ये वाला इसको कहते हैं एपिन्यूरियम, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ईच नर्व फेसिकुलस हैज अ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग दैट इज नोन एज पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम ये रहा, आपको अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। एंड नाउ द इंडिविजुअल न्यूरॉन इज आल्सो सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज नोन एज एंडोन्यूरियम। एंड हियर इट इज एंडोन्यूरियम। अब ये कहना क्या चाहते हैं आप बताओ? बस इतना कहना चाहते हैं कि एक नर्व सेल जो होता है, सिंगल नर्व सेल, उसका अगर हम ग्रुप बनाए, अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पर, राइट। ये है सिंगल नर्व सेल, दिख रहा है आपको, एक्सॉन लिखा हुआ है, न्यूरॉन। अब इसका अगर बहुत ज्यादा आप अगर ग्रुप बना दो तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है उसको कवर करने का काम पेरिन्यूरियम करता है। पूरा बंडल को कवर किया है तो उसको कौन कहता है? पेरिन्यूरियम करता है। और ऐसे ही बंडल एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, 4 बंडल, उसको पूरा कवर करने का जो काम करता है उसको एपिन्यूरियम कहते हैं, राइट। और ये इंडिविजुअल न्यूरॉन को कवरिंग का काम जो करता है उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम। इंडिविजुअल न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज एंडोन्यूरियम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक छड़ी है, मैंने छोटी छोटी 5 लकड़ी की टहनियों को गांठ मार के बांध दी। समझ में आई बात? 1 2 3 4 5 इनको मैंने गांठ मारी। ऐसी और भी है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे इनको गांठ लगाई। एक और 1 2 3 4 5 इनको भी गांठ लगाई। समझ में आ रही बात आपको? तो ये इंडिविजुअल जो गांठ लगा रहा हूं उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम, ठीक है। और इस पूरी को जो मैंने गांठ लगाया इस धागे से, इसको कहते हैं पेरिन्यूरियम, ठीक है। क्या कहते हैं? पेरिन्यूरियम। और ये चारों जो बंडल है उसको वापस एक बड़े बंडल को बनाने के लिए एक बड़ी रस्सी से गांठ मारता हूं तो उसको कहते हैं एपिन्यूरियम। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले एपिन्यूरियम, देन पेरिन्यूरियम एंड देन एंडोन्यूरियम। सो फ्रॉम आउटर टू इनर कनेक्टिव टिश्यू का जो कोटिंग होता है, बाहर से अंदर की ओर जाते टाइम सबसे पहले एपिन्यूरियम आएगा, दिस वन, अंदर जाओगे तो पेरिन्यूरियम, दिस वन, एंड द लास्ट वन एंडोन्यूरियम। बाकी ये जो है फेसिकुलाई है, ब्लड वेसल भी है, कॉमन चीज है जो आपको पता है। क्लियर एवरीवन? ओके। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्व। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एंड फंक्शन, उसके नेचर और फंक्शन के हिसाब से जो नर्व सेल्स है उसके 3 अलग अलग टाइप पढ़ते हैं। 10th क्लास में पढ़े थे आप। एक था सेंसरी नर्व, दूसरा मोटर नर्व, तीसरा मिक्स्ड नर्व। बहुत इजी है। सेंसरी नर्व की बात करते हैं। फर्स्ट वन, सो द इम्पल्सिस इन सच नर्व इज कैरीड फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या दूसरा क्या है स्पाइनल कोड, उसके पास लेके जाते हैं, ठीक है। अब डायग्राम में देखो, यहां पर सेंसरी नर्व का डायग्राम देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर इस साइड से पूरे नर्व को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर देखे जाए, एक सिंगल डायरेक्शन है। ऑप्टिक नर्व इसका एग्जांपल है, राइट। स्किन, रेटिना या कोई भी ले लो, वहां से जैसे आप मैंने बताया ना फिंगर में जैसे चोट लगी, उसका सिग्नल अगर आपके स्पाइनल कोड के पास जाता है तो वो सेंसरी नर्व करता है, वन वे प्रोसेस करता है। दूसरा क्या है मोटर नर्व। सच नर्व कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टिव ऑर्गन, मसल या ग्लैंड ले लो। ट्रोक्लियर नर्व इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है भाई, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व आप कैसे याद रखेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन में दोनों यूजफुल थे। सेंसरी नर्व सेंस करती है फिंगर, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी उंगली चूल्हे पे रख दी, गर्म चूल्हे पे रख दी, जल गई उंगली, तुरंत हाथ ले लिया, तो उस उंगली से फिंगर से जो सिग्नल है वो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो जाते हैं वो कैसे जाएंगे,
किसके हेल्प लेके जाएंगे? सेंसरी नर्व की हेल्प लेके जाएंगे। अब स्पाइनल कोड को बता दिया। अब स्पाइनल कोड जो है फिंगर को ये बताना चाहती है कि आपको क्या करना है, तो वो मोटर नर्व के थ्रू भेजेगी। क्लियर हो गया? दोनों के दोनों वन वे प्रोसेस होगी। एंड द थर्ड वन इज द मिक्स्ड नर्व, खिचड़ी। इन सच नर्व सम फाइबर्स कैरी इंपल्सिस टुवर्ड सीएनएस एंड अदर्स अवे फ्रॉम द सीएनएस। समझ में आया कि नहीं? मिक्स नर्व में कुछ ऐसे नर्व्स होंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जाएंगे सिग्नल लेके, कुछ और होंगे जो उसकी अपोजिट में आएंगे। एग्जाम्पल इज वेगस नर्व। क्लियर हो गया? तो ये क्या हमने कंप्लीट किया? टाइप्स ऑफ नर्व। तो ओवर हियर वी हैव फिनिश्ड विथ व्हाट? वी हैव फिनिश्ड विथ आवर टॉपिक दैट इज नर्वस सिस्टम। हमने इस टॉपिक के साथ कंप्लीट किया नर्वस सिस्टम। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं मस्कुलर टिश्यू शुरू करूंगा। राइट? आई होप कि आपको समझ में आया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, ठीक है? अगर आपको कोई भी किसी को कुछ भी डाउट है, यू आर फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है?